मैं हर मिनट भगवान से एक ही चीज़ कह रहा था कि यार मैं 2 साल ठीक से पढ़ाई नहीं किया। ये मेरे पापा का सपना था। मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सुधर जाऊंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं हर एक एग्जाम निकाल दूंगा, बस उनको कुछ होना नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा शौक लगा कि मुझे आंसू भी नहीं निकल रहे। मैं रात भर उनके पीछे बैठा हुआ था, उनका सर सहला रहा था और बार बार सॉरी बोल रहा था, बार बार माफ़ी मांग रहा था। मैं ठीक से पढ़ा क्यों नहीं, मैं क्यों लड़ा क्यों नहीं। जो सपना मेरे पापा का था, अचानक मैंने देखा वो सपना मेरी माँ का बन गया। मेरे पापा बचपन से मजाक मजाक में ही कहते थे कि अज्जू एक दिन आईएएस बने। पीसीएस मुझे बनना नहीं था, आईएएस का भरोसा नहीं रहा, तो मैं कंफ्यूज हो गया। जब आपके आगे पीछे कोई गाइड करने वाला नहीं होता तब आप ऐसी गलतियां करते हो। दूसरे अटेम्प्ट में फिर मेरी तैयारी ठीक से नहीं हुई, तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा। तीसरे अटेम्प्ट में मेरे साथ अचानक एक दुर्घटना हुई। मेरे पिताजी की अचानक हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। जब मैंने वो फोन उठाया तो रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और अब मुझे समझ में आ गया कि कुछ दुर्घटना घट गई है। बस में बैठने के बाद मैं हर मिनट भगवान से एक ही चीज़ कह रहा था कि यार मैं 2 साल ठीक से पढ़ाई नहीं किया। ये मेरे पापा का सपना था। थर्ड अटेम्प्ट में आता हूँ दिल्ली आया था। मेरे अंदर आग थी, फायर जिसको कहते हैं। मैंने पूरी ताकत झोंक दी, सब कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट भी चला गया। लेकिन मुझे समझ में आता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरी दिशा सही नहीं है शायद। तो मैंने एक टीचर पकड़ा जो सिलेक्टेड थे। मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा कि यार जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भूल गया कि यार मुझे सिलेक्टेड आदमी गाइड कर रहा है, वो मुझे वार्न कर रहा है, अजय तुम गलत हो। जब मैं फेल हुआ, टीचर ने मुझे खुल के बोला कि तूने मेरी बात नहीं सुनी, तुझे फेल होना ही था। मेरे गाँव से आज तक कोई बच्चा नहीं आया उसके बाद तैयारी कर रहे। मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और बच्चों से एक ही बात बोलता हूँ कि याद रखना, मैं तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम सेलेक्ट नहीं हो जाओगे। मुझे एक बात समझ में आई, एक रास्ता है, डेफिनेट रास्ता, जिस पे चल के बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। कोचिंग एक बिजनेस है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। सिलेबस खत्म किया, भाड़ में जाओ। वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसको पता नहीं है किस दिशा में जाना है, उसको पता नहीं है गलती कहाँ होगी, वो गलती करेगा कि नहीं करेगा। जब कोचिंग चल रही होती है तो बच्चे को उतनी जरूरत नहीं होती है जितनी जरूरत कोचिंग के बाद होती है। मेरा हिस्ट्री नहीं कंप्लीट है, मैं क्या करूँ। मेरा ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट है, मैं क्या करूँ। मैं प्रैक्टिस में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मैं क्या करूँ। मैं अपने बच्चे के साथ उस समय साथ में होता हूँ। आपको बताऊँ, रिक्शे वाले का बेटा गोविंद जायसवाल सेलेक्ट हुआ पहले अटेम्प्ट में। प्रांजल पाटिल दोनों आंखों से अंधी लड़की सेलेक्ट हुई पहले अटेम्प्ट में। सूरज तिवारी जिसके दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ। यहां तक कि बिना कोचिंग के लोग सेलेक्ट हुए हैं पहले अटेम्प्ट में। दिशा अगर आपकी सही है, आप सेलेक्ट होगे, चाहे कोचिंग करो और चाहे कोचिंग ना करो। और अगर मैं अपने बच्चे के अंदर टॉपर एटीट्यूड डाल ले गया अगले 1 साल के अंदर, उसे इस दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती। मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको 4 लोग मना कर देते हैं आईएएस बहुत टफ है, क्या करते हो आप? पीसीएस देने लगते हो, एसएससी देने लगते हो। क्यों डर जाते हो आप? क्यों डर जाते हो? क्योंकि भरोसा नहीं है अपने ऊपर। एक रिक्शे वाले का बेटा गोविंद जायसवाल को 6वीं क्लास में अपने दोस्त के घर से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो रिक्शे वाले का बेटा है। उसके चाचा ने एक ही बात बोली, बेटा तू रिक्शे वाले का बेटा है और एक रिक्शे वाले के बेटे के साथ कोई अपने बच्चों को खेलने नहीं देगा। उस दिन गोविंद जायसवाल ने पूछा अपने चाचा से, फिर कैसा मैं क्या करूं कि कोई मुझे रिक्शे वाले का बेटा ना बुलाए। बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया ना, तुझे कोई रिक्शे वाले का बेटा नहीं बुलाएगा। 6वीं क्लास में प्रण लिया एक रिक्शे वाले के बेटे ने। तैयारी करता है, एक टाइम टिफिन खाता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालता है सर। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, आर्ट साइड हो, साइंस साइड हो, अरे मैंने तो सबको सेलेक्ट होते देखा है। क्या होगा अगर तू फेल हो गया? चल बता क्या होगा? तेरा नाम बदल जाएगा क्या? अरे तू फेल हो गया तो कुछ नहीं होगा, तू पास हो गया तो कुछ होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों आज हमारे साथ हैं अजय मिश्रा जी। इनकी स्टोरी बहुत यूनिक है, अलग है। इनकी स्टोरी आपकी स्टोरी के करीब है, तो इसलिए आज मैंने चाहा कि अजय सर से बात की जाए। सर सबसे पहले शुक्रिया गिविंग योर टाइम, वैल्यूबल टाइम फॉर अस। और आपके बारे में पता चला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से भी हम बच्चों को मोटिवेट कर सकें, इन्फॉर्मेशन दे सकें, जो वो सपने देख रहे हैं वो पूरा हो, उसमें कहीं ना कहीं आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, इसलिए ये इंटरव्यू ले रहा हूँ। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और आपकी ये जर्नी रही है अब तक की, इसका बताइए। मेरा नाम अजय मिश्रा है और मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। अयोध्या का एक छोटा सा गांव है। एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, तो मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया और मुझे अपने सामने बैठाया। उनको पता था कि
अभी ये क्लियर नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहते हो आप लाइफ में। मैंने कहा कि खुद ही कंफ्यूज हो गया मैं कि यार मुझे करना क्या है। हमारे ज़माने में था कि कभी कोई कहता था यार इंजीनियरिंग कर लो, कभी कोई कहता है प्राइमरी टीचर बन जाओ, कभी कोई कह रहा है SSC कर लो, कोई कह रहा है बैंकिंग कर लो, कोई कह रहा है PCS कर लो। तो मैं कंफ्यूज था। लेकिन मुझे एक बात पता थी कि मेरे पापा बचपन से मजाक मजाक में ही कहते थे कि अज्जू एक दिन IAS बनेगा। उस बात के बाद उन्होंने बोला फिर क्या करना है। उनको बड़ी खुशी मिली। तो मैं बोला कि ठीक है मैं इलाहाबाद चला जाता हूँ। तो मैं इलाहाबाद गया। मुझे भी भरोसा नहीं था कि मैं IAS बन सकता हूँ। इलाहाबाद गया, वहाँ पे जब लोग मिले तो भी PCS वाले थे सारे। अच्छा, PCS वाले थे। सारे PCS वाले थे। मैं उनसे बोलूँ कि मैं IAS बनना चाहता हूँ तो उनको कोई भरोसा ही ना हो। बोले भाई तू बहुत बड़े सपने देख रहा है, तेरे बस की नहीं है। अच्छा। तो जब आप किसी के साथ रहते हो धीरे धीरे वो आपके अंदर विश्वास डाल देते हैं कि यार वो बहुत बड़ा सपना है, आप कर ही नहीं पाओ। PCS मुझे बनना नहीं था, IAS का भरोसा नहीं रहा, तो मैं कंफ्यूज हो गया। एक साल जो पहला अटेम्प्ट था, जब मेरा दोस्त के साथ मैंने बोला यार मेरी तैयारी नहीं है यार, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाया हूँ, मुझे भरोसा नहीं कि मैं निकाल पाऊंगा। उसने बोला फॉर्म तो तूने भर दिया है तो चल मेरे साथ एग्जाम दे। मैंने कहा भाई मैं नहीं दे सकता। अच्छा। उसने बोला एक काम कर, तू मुझे सेंटर तक छोड़ के आ, क्योंकि तूने जो है एग्जाम तो देना नहीं लेकिन तूने फॉर्म भरा तो कम से कम मुझे एग्जाम तक छोड़ के तो आएगा सेंटर तक। अच्छा। मतलब ठीक है मैं तेरे को छोड़ने चलता हूँ। मैं गया सेंटर पे पास, उसके साथ खड़ा हुआ, उसको एंट्री करना था। 10 मिनट पहले मुझसे कहता है कि यार तुमने गलत किया, तुमने फॉर्म भरा था, तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए था। मैंने बोला भाई सुन, मैं चला भी जाता, तूने मुझे बहुत मोटिवेट कर दिया, लेकिन देख मैं एडमिट कार्ड घर भूल के आया हूँ। अच्छा। तो एडमिट कार्ड लेके नहीं आया तो कोई मतलब ही नहीं जाने का। उसने बोला भाई मैं तेरा एडमिट कार्ड लेके आया हूँ। और मैं फंस गया। मैंने अपने दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए पहला एग्जाम जाके दे आया। मुझे पहले से पता था कि मैं फेल होने वाला हूँ। जब आपके आगे पीछे कोई गाइड करने वाला नहीं होता तब आप ऐसी गलतियां करते हो। आज मैं ऐसी गलती बच्चे को नहीं करने देता। दूसरे अटेम्प्ट में फिर मेरी तैयारी ठीक से नहीं हुई, क्योंकि भाई विश्वास तो है नहीं, तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, कोई गाइड करने वाला है नहीं। एक कोचिंग ज्वाइन किया, उसने थोड़ा बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाया, कॉन्फिडेंस फिर नहीं आया, प्रैक्टिस ठीक से नहीं किया, मुझे फिर पता है मैं तैयार नहीं हूँ। तीसरे अटेम्प्ट में मेरे साथ अचानक एक दुर्घटना हुई। मेरे पिताजी की अचानक हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये सूचना जब मैं लॉज में बैठा हुआ था इलाहाबाद में, तो अचानक PCO पे कॉल आता है। मैं वहाँ पे PCO पे जाता हूँ और PCO ने मुझे बोला कि आपके घर से बहुत इमरजेंसी कॉल आया। तो जब मैंने वो फ़ोन उठाया तो रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और अब मुझे समझ में आ गया कि कुछ दुर्घटना घट गई है। मैं वहाँ से निकला, सामान लेके बस में बैठा, और बस में बैठने के बाद मैं हर मिनट भगवान से एक ही चीज़ कह रहा था कि यार मैं 2 साल ठीक से पढ़ाई नहीं किया, ये मेरे पापा का सपना था। और मैं हर एक भगवान जितने भी रहे होंगे सबसे मैंने कहा कि ये हनुमान जी मेरे को माफ़ कर दो, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सुधर जाऊंगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं हर एक एग्ज़ाम निकाल दूंगा, बस उनको कुछ होना नहीं चाहिए। 4 घंटे का सफ़र रहा होगा इलाहाबाद से अयोध्या तक का। मैं हर मिनट सोचता हूँ तो कि ईश्वर कोई चमत्कार कर दो, ऐसा कुछ ना हो। उनका सपना था आपके लिए, तो थोड़ा और। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ख़त्म हो चुके थे और इतना ज़्यादा शॉक लगा कि मुझे आंसू भी नहीं निकल रहे। मैं रात भर उनके पीछे बैठा हुआ था, उनका सर सहला रहा था और बार बार सॉरी बोल रहा था, बार बार माफ़ी मांग रहा था कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं क्या कर दिया। अच्छा, माफ़ी मांग रहे थे? सिर्फ मैं ये सोच रहा था कि यार मैं ठीक से पढ़ा क्यों नहीं, मैं क्यों लड़ा क्यों नहीं। और मुझे लग रहा था सारी गलती मेरी है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये हुई कि अब जो सपना मेरे पापा का था, अचानक मैंने देखा वो सपना मेरी माँ का बन गया, वो मेरे बड़े भाई का बन गया, मेरे चाचा ताऊ, मेरा पूरा गांव यही सोचता था कि यार इनके पापा की इच्छा थी। 3rd अटेम्प्ट में आता हूँ दिल्ली आया, एक बड़ी सी कोचिंग ज्वाइन करता हूँ इस उम्मीद में, और मेरे अंदर आग थी, फायर जिसको कहते हैं। मैंने पूरी ताकत झोंक दी। प्रीलिमिनरी निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू तक मैं पहुंचे थे। लेकिन जब आपके पीछे कोई नहीं है कोचिंग में, आप उस समय मुझे ये समझ में आया कि यार कोचिंग होती क्या है। कोचिंग में सिलेबस ख़त्म कर दिया गया,
एक टीचर बैठा हुआ है, आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, लाइन लगी हुई है, तब तक आपका टाइम खत्म, टीचर चला गया, आपको पता ही नहीं है कि किस दिशा में जाना है। सब कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट भी चला गया। फोर्थ अटेम्प्ट में 18 घंटे की स्टडीज चलती थी मेरी। मैं बता रहा हूं, मुझे नींद ही आना बंद हो गई। अच्छा। लेकिन मुझे समझ में आता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मेरी दिशा सही नहीं है शायद। तो मैंने एक टीचर पकड़ा जो सेलेक्टेड थे, उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। ठीक है। लेकिन मैं उस समय मानता हूं कि भाग्य किसे कहते हैं, मुझे समझ में आया कि आपके सामने एक सेलेक्टेड आदमी है और आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपने दोस्तों की बात सुन रहे हैं। ओह। मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा कि यार जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। दोस्त बोले नहीं भाई तू तो गलत कर रहा है। मैं ये भूल गया कि यार मुझे सेलेक्टेड आदमी गाइड कर रहा है, वो मुझे वार्न कर रहा है, अजय तुम गलत हो, अजय तुम्हारी गलत सही है, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया। वो मुझे जो बोल रहा है मैं अपने दोस्तों से कंफर्म कर रहा हूं कि भाई मेरे ऐसे विवेक सर बोल रहे हैं, क्या ये सही होगा? जो बच्चा खुद सेलेक्ट नहीं हुआ है उससे मैं पूछ रहा, बोला नहीं मुझे तो लगता है वो गलत बोल रहे हैं। और मैं पूछ रहा हूं, पहले एक दोस्त से पूछा, फिर दूसरे दोस्त से पूछा, फिर तीसरे दोस्त, सब ने बोला नहीं वो गलत बोल रहा है। तो मुझे लगा इतने लोग हैं तो ये सही बोल रहे होंगे। और चौथे अटेम्प्ट में ट्रेजिक एंड हुआ। आईएएस की तैयारी हम कर रहे होते हैं, सिर्फ ये हमारा सपना होता है। नहीं भाइयों, ऐसा आपका सपना सिर्फ नहीं है, ये कई लोग हैं इसके तो जुड़े रहते हैं। जब तक आप तैयारी नहीं कर रहे होते हो तब तक ठीक है। जिस दिन आप तैयारी करना शुरू किए तो सबसे पहले आपके पापा बोले या ना बोले, उनको ये उम्मीद होने लगती है एक दिन ये ऑफिसर बनेगा, मेरा सीना चौड़ा करेगा। आपकी बहन, आपका भाई, उसको ये गुरूर होने लगता है। आपके चाचा ताऊ, उनको ये गुरूर होने लगता है कि एक दिन सीना चौड़ा करेगा। आपके पड़ोसी कहते कुछ नहीं है, आपके गांव वाले कहते कुछ नहीं है, उनको ये उम्मीद हो जाती है कि एक दिन ये उनका नाम रोशन करेगा। तो जब आप सेलेक्ट नहीं होते और आप फेल होते हो तो आपके साथ साथ सैकड़ों लोगों की उम्मीद टूट जाती है। आज जरा सोचिए कि मेरे गांव के लोग जो उम्मीद करते थे कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, अपने पापा का नाम आसमान में लिख दूंगा, मेरे गांव से आज तक कोई बच्चा नहीं आया उसके बाद तैयारी कर रहे। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि आईएएस किया जा सकता है। अजय नहीं कर पाया तो कोई नहीं कर सकता। सो ये जो सिस्टम था ये मुझे समझ में आया। आज मैं गाइड करता हूँ अपने बच्चों को तो उनसे एक बात बोलता हूँ। अच्छा, गाइड भी करते हैं बच्चों को? हमारा इंस्टीट्यूट है आईएएस दरबार के नाम से। मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और बच्चों से एक ही बात बोलता हूँ कि याद रखना मैं तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम सेलेक्ट नहीं हो जाओगे। सैकड़ों लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है। मुझे एक बात समझ में आई कि एक रास्ता है, डेफिनेट रास्ता, जिस पे चल के बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। अच्छा। और ये मैंने सैकड़ों लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया। मैं आपको और बताऊं, आईआईटी टॉपर्स 3 बार इंटरव्यू दिया हुआ बच्चा जब मेरे पास आता है, सारे रास्ते बंद हो चुके होते, उसको समझ ही नहीं आता कहाँ से सिलेक्शन होगा उसका। मैंने उसको निगरानी में लिया, वो बच्चा सेलेक्ट हुआ। अगर कोई बच्चा 5 अटेम्प्ट तक प्रीलिम नहीं निकाला, 6वें में आया, उसका सिलेक्शन हुआ। मैंने देखा कि यार रास्ता है। और कैसे है आपको मैं बताऊं कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। लोगों को कहते हैं भाग्य 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 किसी तैसी। मैं आपको बताऊं, लोग सुनते नहीं अपने गुरु की। सही बोल रहे हो आप, सही बात है। आप प्रतापगढ़ में आप जाएंगे, एक ही परिवार के 4 लोग कैसे सेलेक्ट हो गए भाई? चारों भाग्यशाली थे। बड़ा भाई आया, उसने 3 साल अपनी स्थिति कराई, सिलेक्शन नहीं हुआ, चौथी बार सिलेक्शन हुआ। उसको ये समझ में आया कि गलती कहाँ कहाँ होती है। उसने अपने छोटे भाई को बताया कि भाई गलती यहाँ होती, तू गलती नहीं कर सकता। ये निगरानी में रखा, छोटा भाई सेलेक्ट। बिल्कुल। फिर अपने छोटी बहन को निगरानी में रखा, छोटी बहन सेलेक्ट। आप जरा सोचो, एक आईएएस ऑफिसर आता है, उसका बेटा आता है तैयारी करने, पायलट में सेलेक्ट हो गया। एक बड़ा भाई सेलेक्टेड, उसका छोटा भाई आता है, पहली बार में सेलेक्ट हो गया। कैसे? टीना ढाबी है उनकी सिस्टर। टीना ढाबी की बहन सेलेक्ट हो गई। कैसे?
क्योंकि जो गलती बड़े भाई बड़ी बहन ने की थी उसे अपने छोटे भाई बहनों को उन्होंने नहीं करने दी। लेकिन जिसके घर में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, जिसके घर में कोई तैयारी करने वाला नहीं है, वो आता है कोचिंग के भरोसे, और कोचिंग एक बिजनेस है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। सिलेबस खत्म किया, भाड़ में जाओ। हर एक इंसान के अंदर पता है क्या बताया गया, सारे कोचिंग वाले क्या बताते हैं, कोचिंग कर लो, सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग कर लो, सेल्फ स्टडी करो। मेरे को एक बात बताओ आप, वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसको पता नहीं है किस दिशा में जाना है, उसको पता नहीं है गलती कहाँ होगी, वो गलती करेगा कि नहीं करेगा? अगर कोई निगरानी करने वाला हो, जो एक्सपीरियंस्ड आदमी, जिसको बताए कि बेटा सुन, तू गलत रास्ते पे जा रहा है, तुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए, और अगर वो बात मान लेगा तो वो सेलेक्ट होगा। तो मैंने ये मोटो किया कि यार जब कोचिंग चल रही होती है तो बच्चे को उतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी ज़रूरत कोचिंग के बाद होती है। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होते हो, प्रीलिमिनरी से 2 महीने पहले आपको प्रेशर जनरेट होता है, आप चाहते हो यार काश कोई मेरे साथ होता, जो मुझे बताता यार किधर जा रहा हूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मेरा हिस्ट्री नहीं कंप्लीट है, मैं क्या करूँ, मेरा ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट है, मैं क्या करूँ, मैं प्रैक्टिस में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मैं क्या करूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। मैं अपने बच्चे के साथ उस समय साथ में होता हूँ। अच्छा प्रीलिमिनरी निकल गया, अब मेंस 3 महीने 4 महीने बचा हुआ है, अब क्या करे बच्चा, प्रेशर ह्यूज है। मैं अपने बच्चे के साथ उस समय होता हूँ कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। जब वो बच्चा बोलता है मैं क्या करूं सर, मुझे लगता है मैं फेल ना हो जाऊं, तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूं, मैं हूं ना, तू फेल कैसे कर सकता है कोई तुझे। मैं कह रहा हूं अगर आपकी दिशा सही है तो चाहे आप गरीब हो और चाहे आप अमीर हो, आप पहुंचोगे। एक IIT टॉपर मेरे अंडर में, आपको बता रहा हूं, आया 3 अटेम्प्ट के बाद, 3 बार इंटरव्यू देने, सेलेक्ट नहीं हो रहा था, चौथे में सेलेक्ट हुआ। BA किया हुआ बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास आया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ। अगर मैं कहूं कि एक IIT टॉपर ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या BA वाला? असंभव। 3 बार से जो इंटरव्यू दिया है उसकी हिस्ट्री ज्यादा अच्छी होगी या फर्स्ट अटेम्प्ट वाले की? 3 बार जो इंटरव्यू दिया उसकी ज्योग्राफी ज्यादा अच्छी होगी या फर्स्ट अटेम्प्ट वाले की? तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला कैसे सेलेक्ट हो गया? एक दिशा है। आपको बताऊं, रिक्शे वाले का बेटा गोविंद जायसवाल सेलेक्ट हुआ पहले अटेम्प्ट में। प्रांजल पाटिल दोनों आंखों से अंधी लड़की सेलेक्ट हुई पहले अटेम्प्ट में। सूरज तिवारी जिसके दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ। यहां तक कि बिना कोचिंग के लोग सेलेक्ट हुए हैं पहले अटेम्प्ट में। करेक्ट। दिशा अगर आपकी सही है आप सेलेक्ट होगे, चाहे कोचिंग करो और चाहे कोचिंग ना करो। मैं अपने 24 साल का एक्सपीरियंस अगर इस बच्चे में ठूंस दूं फ्रेशर में, तो ये 5 साल से तैयारी करने वाला, 3 बार से इंटरव्यू दिया हुआ आदमी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं क्या करता हूँ, कोचिंग के बाद हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस है, उस ट्रेनिंग में हम वो सारे ट्रिक्स, सारे मेथड्स सिखाते हैं बच्चे को। क्या मेथड है, क्या ट्रिक्स है? हमारा एक CPAT प्रोग्राम है, प्रीलिमिनरी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिमिनरी एडवांस ट्रेनिंग। जैसे मैं आपको बताता हूँ, UPSC स्मार्टनेस का टेस्ट है। करेक्ट, बिल्कुल। बट स्मार्टनेस होती क्या है? आपको एक टॉपिक आता है GST पे 4 स्टेटमेंट दिया UPSC ने, आप पढ़ के गए हो सिर्फ 3 स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट आपको नहीं आता। कैसे पता लगाओगे कि चौथा वाला स्टेटमेंट सही है या गलत? ये ट्रेनिंग दी जाती है। अगर मैं ऐसे ट्रिक्स और ऐसे टेक्निक्स बता दूं बच्चे को अपने एक्सपीरियंस से कि चौथा स्टेटमेंट कैसे पता लगाएं अपने कॉमन सेंस से, अपने स्मार्टनेस से, अपने विजडम से कि ये सही है या गलत, बच्चों पर रिसर्च करना शुरू किया कि यार ये फेल क्यों हो रहे हैं। तो मुझे एक बात पता चली कि बच्चा जानता है कि वो गलती कर रहा है फिर भी वो गलती करता है। तो दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, ये प्रॉब्लम है एटीट्यूड की। अब मेरे पास 4 साल का बच्चा जो 4 साल से तैयारी कर रहा है मेरे पास आता है, मुझसे बोलता है सर मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं। मैंने बोला एक बात बता, तेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है? बोलता सर मेरा ना इकोनॉमी बहुत वीक है, मैं पिछले 4 सालों से इकोनॉमी मेरा हमेशा वीक रहा है। मैंने कहा एक बात बता, 4 साल पहले से ये वीक था, अगर तू 1-1.5 महीना पूरा उठा करके इकोनॉमी पे दे दे, क्या इकोनॉमी ठीक होगी कि नहीं होगी? बोला हाँ होगी। तूने क्यों नहीं दिया? क्या ये समस्या नॉलेज की है? ये समस्या ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट, देखिए एटीट्यूड की प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए या कम? सोच के देखिए, ज्यादा करनी चाहिए। बच्चा कम करता है, फेल होगा कि नहीं होगा? अगर आपकी मैथ 4 साल से कमजोर है, अगर आप उस पर सिर्फ 3 महीने जुट जाओ आप उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन 4 साल से वो बच्चा मैथ्स के पीछे नहीं लगा, क्यों?
क्योंकि उसे डर लगता है मैथ से। अगर मैथ्स आपकी कमजोर है तो आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए या कम? बिल्कुल। आपकी आंसर राइटिंग कमजोर है, कितने साल से? 4 साल से। आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की? ये प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है सर, ये प्रॉब्लम एटीट्यूड की है। जो इंसान एटीट्यूड सही कर लेगा, इसलिए हमने 2 कैटेगरी का एटीट्यूड बनाया है, फेलियर एटीट्यूड और टॉपर्स एटीट्यूड। मैं अपने बच्चे को आधे घंटे अपने अंडर में बैठाता हूं और मैं चेक कर लेता हूं कि इसके अंदर फेलियर एटीट्यूड है, टॉपर्स एटीट्यूड है। और अगर मैं अपने बच्चे के अंदर टॉपर्स एटीट्यूड डाल ले गया अगले 1 साल के अंदर, उसे इस दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती, मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अपने बच्चा एक बच्चे का 4 अटेम्प्ट खत्म हो गया था, 4 बार मेंस लिखा था वो। मैंने बोला तेरे अंदर एटीट्यूड की प्रॉब्लम। फिर वो बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, बीपीएससी में भी सेम एटीट्यूड के साथ गया सर। वो प्रीलिमिनरी एग्जाम दिया बीपीएससी में, मेंस का एग्जाम दिया। जब इंटरव्यू कॉल आया तो बोला सर मैं इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहा, मैं प्रीलिमिनरी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? सर मेरा मेंस ठीक से नहीं गया। मैंने बोला अगर आज तू मेरा कहना नहीं माना, अगर आज तू मेरा कहना, तो यही मैं तेरा नंबर ब्लॉक मारूंगा और रिश्ता यहीं खत्म। तो मेरा बच्चा इतना मुझे प्यार करता है, कभी मुझसे भागना नहीं चाहता। तो उसने मुझसे बोला सर मैं क्या करूं? मतलब तुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी, तू ये नहीं कह सकता, तू डिसाइड नहीं करेगा तेरा मेंस खराब हुआ है कि बढ़िया, कि तेरा इंटरव्यू कॉल आया है। और मैं इस बात का चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है, मैं चैलेंज कर रहा हूं तेरा मेंस खराब नहीं हुआ है। और मैं आज 10,000 रुपए की शर्त लगा रहा हूं, 10,000 की। विकास मिश्रा नाम है और पूरे अपने सारे एम्प्लॉइज है, उसके सारे दोस्तों को बुलाया। मतलब अगर ये फेल हो गया मेरा कहने के बाद भी, मेरी ट्रेनिंग जो मैंने दी इसके बाद ये फेल हो गया, मैं 10,000 रुपए दूंगा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। विकास मिश्रा बोल रहा है कि सर आप हार जाओगे। मैं बोला तू कौन है हराने वाला, तुझे किस बात की परवाह? मैं तेरे को 10,000 दूंगा, तेरे को दूंगा, तू फेल होके दिखा। सर खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया। वो हर दिन बोला सर आप हार जाओगे। मतलब तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हार जाऊंगा ना, तू फेल होके दिखा, ट्रेनिंग मेरी है। सर वो गया, इंटरव्यू दिया। अब उसका रिजल्ट आने वाला था, यूपी पीसीएस का प्रीलिमिनरी एग्जाम में फेल हो गया। वो मेरे पास आया, मेरे साथ बोला सर मैं बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ, मैं यूपी पीसीएस में फेल हो गया, प्रीलिमिनरी में फेल हो गया। मैं बोला भाई सुन, मैं इतना जानता हूँ कि तू इस एग्जाम में बीपीएससी में पास हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बोला सर आपको क्यों ऐसे लगता है? मैं इतना जानता हूँ। अगले दिन रिजल्ट आता है, उसने मुझे सिर्फ इतना मैसेज किया कि सर अब आपको 10,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा। बोला मैं पहले से जानता था। ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या गेम कर दिया? उसको पता ही नहीं चला कि मैंने उसका एटीट्यूड सही करने के लिए क्या किया। मैं आपको आज बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने जब 10,000 रुपये की शर्त पूरे पब्लिक के सामने लगाई, वो धीरे धीरे उसके दिमाग के अंदर एक बात आने लगी कि अगर गुरुजी 10,000 रुपये की शर्त लगा रहे हैं, कोई ना कोई तो बात होगी, कोई ना कोई पॉजिटिव बात तो मेरे अंदर देख रहे हैं। वो लड़ा, वो मेरे लिए लड़ा। अच्छा। सर मैं उसका फेलियर एटीट्यूड हटाने के लिए मैंने शर्त लगाया कि अगर ये फेल हो गया ना तो 10,000 रुपये जाएंगे। मैंने सिर्फ गेम किया सर, गेम किया, और उसका पूरा एटीट्यूड चेंज हुआ, उसका ट्रस्ट लेवल चेंज हुआ। वो लड़ा, मैंने उसके अंदर शिफ्ट देखा, मैंने उसके अंदर बदलाव देखा। और मैंने पहली बार ऐसा नहीं किया था सर। जैसे किसी का गला काटते हैं ना, तो आप देखो उसको दर्द नहीं होता, तो वो सुन्न हो जाता है। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ लास्ट में, तो मैं सुन्न हो गया। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू। मैं आपको बताऊं कि 2 साल मुझे समझ ही नहीं आता था। वही पीसेस वाला फेज चल रहा था, ये पीसेस दूं मन ना करे, ये पीसेस दूं निकल जाए मन ना करे। मैंने एसएससी दिया, उस समय हमारे इंटरव्यू कॉल आता था, एसएससी भी निकल गया, इंटरव्यू देने नहीं गया। मैं सोच रहा हूँ वो क्या रहा है मेरे साथ। मेरे घर वाले हाथ पांव जोड़े कि कोई एग्जाम निकाल लो। मैंने बोला मैं नहीं दे सकता, मैं आईएएस के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। आज भी मेरी माँ बोलती है तुमने गलत किया, लेकिन मुझे कभी नहीं मन था। और आज मुझे कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मुझे कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है, क्योंकि आज मैं सैकड़ों लोगों की उम्मीद बचा रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो जो मैं रोया नहीं, आपको मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे मेरे अंदर सुन्न हो गया, मेरे को शौक लगा। आज आपका वेबिनार यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, मैंने कैसे अपनी इमोशन को रोका होगा। मैं वेबिनार लेने जाता हूँ, सोचता हूँ कि यार ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भाई प्लीज़ मेरे को इमोशन से बचा लेना।
क्योंकि जैसे ही मैं वेबिनार शुरू करता हूं मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। 90% केस में मैं रोने लगूंगा और मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं साइकोलॉजिस्ट से मिला। अच्छा। उन्होंने बोला भाई एक्सप्रेस करो आप। आपने अपनी सारी भावनाओं को दबा दिया। निकालो बाहर। आप बाहर निकालो, आप लोग सामने बताओ। आपकी स्टोरी को जरूरत भी है लोगों को, आप अपनी स्टोरी बताओ, उससे आप कूल हो गए। और जब से मैंने वो स्टोरी शेयर करना शुरू किया फिर मेरा धीरे धीरे स्ट्रेस कम हुआ। मैं अपने पापा की डेथ पे बहुत रो नहीं पाया, उस समय भी शौक सा लगे। मैं आज हर मौके पर जब भी मुझे अपने आप ही रोने लगता हूँ। मतलब एक दिन मैं अगर वेबिनार लेने जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं पहले ही रोना शुरू हो गया। तो वेबिनार में जब जाता हूँ तो मैं मोटिवेट करके जाता हूँ, सोचता हूँ बच्चे क्या ही सोचेंगे यार, कितना कमजोर आदमी है ये। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आता। मैं आज आपको बताता हूँ कि मैं जब पहली बार वेबिनार करने गया, पहली बार, तो जैसे ही मैं वेबिनार करने गया, अचानक जैसे ही मैंने शुरू किया, अचानक ऐसा मेरे पिताजी का जो चिता की आग थी एकदम सामने आ गई। मैं 5-10 मिनट कुछ बोल ही नहीं पाया। लगभग 500 बच्चे ऑनलाइन, मेरे सारे एम्प्लॉयज शॉक्ड। मैं ऑनलाइन वेबिनार कर रहा हूं, मैं शॉक्ड, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं रोकूं कैसे अपने आप को। आज मुझे डर लगता है, मैं ईश्वर से कहता हूं भाई ऐसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि आपका इमोशन एक बार हावी होता है तो आप रोक नहीं सकते। तो मैं अपने बच्चों से सिर्फ ये कहता हूं ना कि प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है गिल्ट। जब आपके मन में एक बार आ जाए कि आपने ठीक से मेहनत नहीं की, आपको लगता है आपने अपने पापा के साथ धोखा किया है, आपने अपनी माँ के साथ धोखा किया है, आपने पूरे परिवार के साथ धोखा किया है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये दिमाग आपको डराएगा, आपको दिखाएगा कि शायद आप ना कर पाओ, कुछ छोटा मोटा कर लो। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये फेलियर एटीट्यूड है। आपने अगर एक बार कमिटमेंट कर लिया, एक बार कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा और मैं आईएएस बनूंगा, आपको पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। सही। आप 2 साल फिक्स करो, 3 साल फिक्स करो, 3 साल तक आप किसी एग्जाम के बारे में नहीं सोचोगे। अगर आप सोच रहे हो कि आईएएस के साथ साथ मैं पीसीएस भी सोचूं, एसएससी भी सोचूं, तो वैसे ही जैसे हिस्ट्री पढ़ते समय आप ज्योग्राफी के बारे में सोच रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ते समय आप पॉलिटी के बारे में सोच रहे हो, क्या ऐसा करना चाहिए? अगर आपको 4 लोग मना कर देते हैं आईएएस बहुत टफ है, क्या करते हो आप? पीसीएस देने लगते हो, एसएससी देने लगते हो। क्यों डर जाते हो आप? क्यों डर जाते हो? क्योंकि भरोसा नहीं है अपने ऊपर। एक रिक्शे वाले का बेटा गोविंद जायसवाल को 6वीं क्लास में अपने दोस्त के घर से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो रिक्शे वाले का बेटा है। उस दिन वो अपने चाचा के पास जाता है और चाचा बोलता है मेरे को क्यों मेरे दोस्त के घर से निकाल दिया गया? उसके चाचा ने एक ही बात बोली, बेटा तो रिक्शे वाले का बेटा है और एक रिक्शे वाले के बेटे के साथ कोई अपने बच्चों को खेलने नहीं देगा। उस दिन गोविंद जायसवाल ने पूछा अपने चाचा से, फिर कैसा मैं क्या करूं कि कोई मुझे रिक्शे वाले का बेटा ना बुलाए? गोविंद जायसवाल ने ये पूछा, उनके चाचा ने बोला बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया ना, तुझे कोई रिक्शे वाले का बेटा नहीं बुलाएगा। 6वीं क्लास में प्रण लिया एक रिक्शे वाले के बेटे ने। 12th क्लास में उसके चाचा आए, उसके ताऊ आए, सबने बोला कि भाई ऑटो चला, तेरे घर की हालत बहुत खराब। उसने बोला मैं ऑटो नहीं चलाऊंगा, जैसे मुझे निकाला गया है अपने दोस्त के घर से, मेरे बच्चे को नहीं निकाला जाए, मैं इसके लिए लड़ूंगा। ग्रेजुएशन के बाद बिना किसी सपोर्ट के आता है दिल्ली, तैयारी करता है, एक टाइम टिफिन खाता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालता है सर। तो गरीबी नहीं रोक सकती, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, आर्ट साइड हो साइंस साइड हो, अरे मैंने तो सबको सेलेक्ट होते देखा है। सही बात है, अपने सामने कोई भी कर सकता है सर। दिशा सही होनी चाहिए और करेज होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, सिर्फ जिद्दी इंसान मुझे दे दो आप, जिद्दी है। सिर्फ जिद्दी, जिसे जो बहरा हो जाए, जो सोसाइटी की बात ना सुने, जो फूफा चाचा ताऊ जो डरा रहे हैं उनकी बात ना सुने, बस मैं लिखित में दे दूंगा सर, वो सेलेक्ट होगा। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होते हो, आप देखना आपके पापा को तब तक लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होते हो तब आपके पापा को लगता है अरे यार
लगता है इससे नहीं होगा। जब आप दूसरे अटेम्प्ट में फेल होते हो तो पापा को पूरा भरोसा हो जाता है शायद अब नहीं होगा, तो बोलते हैं बेटा थोड़ा और भी देख, थोड़ा और भी देख। और तीसरे अटेम्प्ट में तो पापा कहते हैं जिंदगी खराब हो रही है तेरी, तू कहाँ फंस गया। कहता सर कहीं मेरे पापा मम्मी की उम्मीद टूट ना जाए। मैं बोलता हूँ मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तू फेल कैसे हो जाएगा। बोलता सर अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा सर। मैंने कहा क्या होगा, चल बता क्या होगा अगर तू फेल हो गया, चल बता क्या होगा। तेरा नाम बदल जाएगा क्या। अरे तू फेल हो गया तो कुछ नहीं होगा, तू पास हो गया तो कुछ होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये नहीं समझते बच्चे, और ऐसे बच्चों को मैं कहता हूँ भाई तू फेल हो जाए। अगर बार बार बोला, जो इंसान दिन भर अपने फेल होने के बारे में सोचेगा उसे मैं टॉपर बना दूंगा। सही बात है, नेगेटिविटी तो ऑलरेडी पहले से है, वो सर गलती करेगा। इसलिए कहता हूँ अपने ऊपर भरोसा करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सर ने जो देखी है अपनी, जब प्रिपरेशन कर रहे थे, फेल्योर कैसे आया, क्या कन्फ्यूजन थी, सर चाहते हैं वो गलतियां आप ना करें। और अब तक की जो सर की एक्सपीरियंस है बहुत ही रीच है। अब तक आपने देखा कि किस तरह से सर ने अपनी बातें रखी। और सर अगर कोई बच्चा आपकी गाइडेंस में आना चाहता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए गाइडेंस में आना चाहता है तो सबसे पहली शर्त है मेरी कि मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, मेरे गाइडेंस में मुझे चाहिए शिष्य। सुनिए, ये ग्राहक नहीं चाहिए अपने को, है ना, ये स्टूडेंट नहीं चाहिए, अपने को चाहिए शिष्य। गुरु और शिष्य, द्रोणाचार्य होता है, द्रोणाचार्य जी थे, अर्जुन के साथ थे। जब तक अर्जुन धनुर्धर नहीं बन गए द्रोणाचार्य उनके साथ थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जब आओ, जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाओ तब तक आप मुझे छोड़ो मत। पहली चीज मतलब वो मेरे साथ सिलेक्शन तक रहेगा। अच्छा, नहीं आपके साथ 1 साल के लिए आया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे साथ रहेगा। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा मेरे साथ रहेगा वो। आप साथ नहीं छोड़ेंगे या फिर वो साथ? मैं साथ नहीं छोड़ूंगा उसका। अच्छा, गुरु साथ नहीं छोड़ता। एक बार आप इनके गाइडेंस में आ गए, जब तक सिलेक्शन आपकी नहीं होगी तब तक सर आपको नहीं छोड़ेंगे। गुरु साथ नहीं छोड़ता भाई। कोचिंग मत खेलो मेरे से। आप सर से बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेमो उठाएंगे, आप बात कर सकते हैं। और सर से कोई भी राय मशवरा लेना हो अपनी प्रिपरेशन को लेके तो ही इज़ अवेलेबल, आप इनसे बात कर सकते हैं, इनकी गाइडेंस आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट।